हेलो एवरीवन। इस वीडियो में व्हाट्सएप पर एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे और ये जो क्वेश्चंस है एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उन्हें ज़रूर इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि क्यों ना इन क्वेश्चंस को पब्लिकली आप सभी को बता दिया जाए ताकि आप लोग या जिन्हें भी इस तरीके की दिक्कत आती है वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। अब जो क्लास 10th में सबसे पहला क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होता है, हाउ टू नो एटॉमिसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब भी आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को पढ़ोगे तो उस चैप्टर में आपको इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है, कुछ वर्ड इक्वेशन गिवन होंगे और आपको उसमें उसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो वहाँ पर बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हाइड्रोजन लिखा है तो क्या उसे H2 लिखा जाए या H लिखा जाए या फिर H3 लिखा जाए, है ना, या फिर अगर क्लोरीन है सिर्फ वर्ड में तो सिर्फ क्लोरीन लिखा होगा। तो उसे जब आप ट्रांसफ़र करोगे किसमें, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या वहाँ Cl होना चाहिए या Cl2 होना चाहिए, है ना। तो आखिर ये इसके पीछे क्या रीज़न है या किस तरीके से ये डिसाइड किया जा सकता है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू नो फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। सेम आपको लैंग्वेज में गिवन होंगे कि इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, लैंग्वेज में गिवन होगा। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट सिंबॉलिकली। जब आप सिंबल्स में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर जब इसे सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो क्या स्टेट लिखना चाहिए, क्या यहाँ पर एक्वस होना चाहिए, अगर वाटर है H2O तो क्या ये लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा या फिर क्या सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। तो आखिर इस स्टेट को किस तरीके से समझ सकते हैं उस लैंग्वेज से, इस क्वेश्चन को भी समझने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एक्वस और नॉट। जैसे किसी क्वेश्चन में किसी ने लिख दिया सोडियम सल्फेट, है ना, तो अब ये जो सोडियम सल्फेट है क्या ये एक्वस स्टेट में होगा, क्या ये लिक्विड स्टेट में होगा, है ना, जब रिएक्शन हो रहे हैं। तो अब आखिर ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड इक्वेशन गिवन होगा और वर्ड इक्वेशन के बेसिस पे जब आप उसे रिप्रेजेंट करते हो फॉर्मूले के बेस पर सिंबॉलिकली, तो आखिर उसमें क्या लगाना चाहिए, लिक्विड, सॉलिड और एक्वस क्या। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैटलिस्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कुछ खास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर अगर कैटलिस्ट ना हो तो वो रिएक्शन शायद हो भी ना। तो आखिर ये जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है ना, वो किस तरीके से काम करता है किसी भी रिएक्शन में। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इन चारों क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो। तो अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ टू नो द एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब ये जो एटॉमिसिटी टर्म है, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है। एटॉमिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी भी सब्सटेंस की अगर बात करें, जैसे है आप कहते हो H2O, ठीक है। अब इस H2O में टोटल कितने मॉलिक्यूल, टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के। अगर इसका बोला जाए एटॉमिसिटी, दैट विल बी 3। एटॉमिसिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बोला जाए, है ना, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन आप ऐसे लिख देते हो H, ठीक है। अब हाइड्रोजन H यहाँ पर अगर आप लिखते हो, जब भी अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो एक्चुअल में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो किसी भी इक्वेशन को, तो वो क्या होता है कि रियल लाइफ में आप हाइड्रोजन लाओगे, है ना, जब रिएक्शन करवाओगे उसके साथ कोई भी और दूसरा सब्सटेंस लाओगे रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में हाइड्रोजन किस तरीके से एग्जिस्ट करती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, उस चीज़ को आपको समझना होगा। तो हाइड्रोजन आप लिखते हो इस तरीके से, ये एलिमेंट है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बट दिस हाइड्रोजन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन इन रियल लाइफ में आखिर ये हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इट इज़ अ व्हाट, इट इज़ नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल है, इसकी एटॉमिक नंबर 1 है, आप लिखते हो 1 के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी है, स्पेशल कैपेबिलिटी है, दैट दे कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ देमसेल्व्स एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड
कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अगर आपने एक सैंपल लिया हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है बहुत सारे, तो ये जो एलिमेंटल हाइड्रोजन है ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर जो एलिमेंट हाइड्रोजन है वो कंबाइन कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपने ही साथ, यानी कि सैंपल में ही अपने साथ कंबाइन करता है और ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2 में। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन H कंसीडर नहीं करना, क्योंकि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो क्या हो रहा है, वो जो रियल लाइफ में जो हाइड्रोजन को आपने रिएक्ट करवाया किसी चीज़ के साथ, तो रियल लाइफ में तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करेगा, H2 एग्जिस्ट करता है। सो वी विल टेक H2 जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, समझ गए। दूसरा है, अगर आप कहते हो हीलियम की बात करते हो, ठीक है, तो हीलियम भी नॉन मेटल है, बट इसके एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो वो है 2, कन्फिग्रेशन होगा K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 2 सेल है तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो आप कह सकते हो हीलियम कैन बी रिटन एज He बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 1, ठीक। लिथियम, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स में कंबाइन होकर कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, तो उसका एटॉमिसिटी उतना ही होता है। मेटल्स जो है, जैसे लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिसिटी 1 ही होगा, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म करता ही नहीं अपने साथ। जैसे यानी कि आप अगर किसी सैंपल में लिथियम बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है तो वो अपने साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेकिन जितने भी मेटल्स है उसे छोड़ दीजिए, आप नॉन मेटल्स की बात करें तो वहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप बात करो नाइट्रोजन की, एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 and 5। अब इस नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा नाइट्रोजन अगर है किसी सैंपल में, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होंगे, उसमें तो बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 3 शेयर करता है, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 में, यानी कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो डाई एटॉमिक यानी कि उसमें टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अकेला वो होगा ही नहीं। अब कुछ ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स में आप 3 तरीके हो गए, जो भी स्टेबल है पहले से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी ऑलरेडी स्टेबल है, तो इनका एटॉमिसिटी 0 होगा। अगर जब भी आप केमिकल रिएक्शन में बाई चांस कभी नाम आ जाए तो आप डायरेक्ट उसे लिख दोगे। जैसे सोडियम लिखना होता है, आप क्या लिख देते हो, सोडियम, Na लिख देते हो डायरेक्ट, वहाँ Na2, Na3, Na4 के लिए सोचना नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर आप किसी नोबल गैस का नाम लिखना हो तो डायरेक्ट लिख देते हो, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उस नोबल गैस के अलावा उसके जो एटॉमिसिटी है वो हो सकती है 2, मोस्ट ऑफ द केस में 2 होता है। कुछ कंडीशंस में ये 3 भी है और कुछ कंडीशंस में 4 और 8 भी है। तो 2 के लिए तो आप जान गए, 3 किस कंडीशन में, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं ओजोन। अगर आप ओजोन देखा जाए तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं, 3 ऑक्सीजन मिलकर बना गया, तो यहाँ पर इसका एटॉमिसिटी 3 हो जाएगा। वहीं अगर कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में फॉस्फोरस लिखा है तो फॉस्फोरस, अब आपको समझना होगा कि आखिर ये जो इन्वायरमेंट है या नेचर है उसमें किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका एग्जिस्टेंस होता है P4। तो कहीं पर किसी जगह रिएक्शन अगर करवाना हो तो रिएक्शन हो रहा है, यानी रियल लाइफ में ये चीज़ें प्रेजेंट है, और रियल लाइफ में फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर P2 नहीं लिखना। और नेक्स्ट एक और है जो 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो है सल्फर। अगर कभी भी रिएक्शन कराना हो रियल लाइफ में और सल्फर लिख दिया किसी ने तो वहाँ पर S नहीं होगा, वहाँ पर होगा S8। सल्फर जो नेचर है उसमें एग्जिस्ट करता है S8 के फॉर्म में। और बाकी जितने हैं, जैसे क्लोरीन की अगर बात करो तो क्लोरीन क्या है, 17 है, 287, यानी कि ये नॉन मेटल है। अब जैसे ही नॉन मेटल हो गया, यानी कि एक क्लोरीन अपने ही साथ दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और बन जाएगा Cl2, तो हमारे रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट करेगा Cl2 के फॉर्म में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ डू वी नो एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। मेटल्स है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख देना। नॉन मेटल से चेक करना है कि क्या वो नोबल गैस तो नहीं, अगर नोबल गैस है तो डायरेक्ट नाम लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मोस्ट ऑफ द केस में एटॉमिसिटी 2 होगा, एक्सेप्ट कुछ है जैसे कि फॉस्फोरस जो कि 4 है और सल्फर जिसका कि एटॉमिसिटी 8 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू नो फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कभी भी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग स्टेप होता है कि उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करना। अब फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर जो आपने जो भी केमिकल का नाम लिखा अगर वो सॉलिड है देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वहीं अगर यही सॉलिड फॉर्म होता है आपके प्रोडक्ट में तब आप उसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट पीपीटी लिख सकते हो। जैसे सपोज आपने रिएक्शन करवाया किसी सॉल्यूशन में और आपको जो सब्सटेंस मिला वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप इस तरीके से सॉलिड होगा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो वो नीचे चला गया, या फिर पीपीटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट के लिए, बाकी हर जगह एस से यानी सॉलिड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरा है अगर वो गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है रिएक्टेंट में तो आप जी से रिप्रेजेंट करो, लेकिन वही प्रोडक्ट में गैसेस मिलते हैं यानी कि गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं किसी सॉल्यूशन से तो आप एरो, अपर एरो का सिंबल दोगे। इट मीन्स गैसेस आर इवॉल्विंग ओनली इन केस ऑफ व्हाट, ओनली इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये सभी क्या है, ये प्रोडक्ट के केस में है, लेकिन जो रिएक्टेंट होंगे उसमें एस से ही रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पर ऐसे पीपीटी ये रिप्रेजेंट नहीं करना। नेक्स्ट, अगर लिक्विड स्टेट में है तो एल से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए। और वही सॉल्यूशन अगर वाटर में प्रेजेंट है, एक्चुअल में जितने भी एसिड है और बेस है वो बिना वाटर के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक अलग ही टर्म हमने बनाया कि जो सॉल्यूशंस वाटर में बनाए गए हैं जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर हो तो वहाँ पर एक टर्म होगा AQ। AQ मीन्स एक्वस, मीन्स दैट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। नाउ अब समझते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन आपको गिवन हो, ठीक है, इक्वेशन इस तरीके से यानी कि इस तरीके यहाँ पर ऐसे रिएक्शन हुआ, अब इस रिएक्शन को किस तरीके से वर्ड के फॉर्म में यानी कि सिंबल्स के तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए इसमें एक एक स्टेप को, एक एक टर्म को डिकोड करेंगे और इसी बेसिस पर आप इस चीज़ को लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। जहाँ पर भी ये टर्म आ जाए ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन मीन्स दैट दिस बेरियम क्लोराइड इज कम्प्लीटली सॉल्यूबल। सॉल्यूशन तभी प्रिपेयर होता है जब वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाता है, यानी कि जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें बेरियम क्लोराइड पूरा सॉल्यूबल है। एंड सोडियम सल्फेट, अच्छा ये भी है इन वाटर। अब यहाँ पर सॉल्वेंट पहले ही बता दिया कि वाटर है, ये भी वाटर में, इसे भी बनाया गया इस सॉल्यूशन को वाटर में डालकर और इस सॉल्यूशन को भी बनाया वाटर में डालकर। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया गया, तो इन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बिकॉज बेरियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की 1 है, तो ये हो गया BaCl2। अब ये है सॉल्यूशन, किस चीज़ में बना है भाई, तो ये बना है वाटर में, तो आप इसे एक्वस लिखोगे। क्यों लिखा है एक्वस में, पहली बात ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व है इस चीज़ में, वाटर में। दूसरा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4, क्योंकि SO4 सल्फेट आयंस, SO4 2- और Na+, ये भी एक्वस है क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है। सॉल्यूशन है रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब जो प्रोडक्ट मिला बेरियम सल्फेट दैट विल बी इनसॉल्युबल, यानी कि वो या तो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर आप S से सॉलिड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4। अब ये प्रिसिपिटेट है तो या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर आप कह सकते हो इस S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप PPT लिख सकते हो, ठीक है, इन तीनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्रोडक्ट के केस में। तो ये जो BaSO4 है ये सॉल्युबल नहीं हुआ, और क्या बचा, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो मिला है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में यानी कि कंप्लीटली डिसॉल्व है। अब यहाँ पर खुद से सोचने वाली बात है कि NaCl डिसॉल्व है, लेकिन यहाँ पर तो सॉल्वेंट बताया ही नहीं क्या है, तो अब खुद सोचिए BaCl2 एक सॉल्यूशन था, यानी कि एक बीकर में होगा और दूसरे बीकर से Na2SO4 डालते हो एक्वस, ठीक, तो BaSO4 तो इंसॉल्युबल हो गया, लेकिन क्या वाटर के साथ कुछ हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, तो वाटर में ही वो NaCl डिसॉल्व है, तो वहाँ पर हो जाएगा NaCl एक्वस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस अगर आप उसे रिप्रेजेंट करना चाहो तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ वर्ड इक्वेशन गिवन है, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे गिवन है सोडियम प्लस वाटर, जस्ट उसके ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड
प्लस हाइड्रोजन। देखिए इस कंडीशन में थोड़ा आपको सोचना होगा। कैसे सोचना होगा कि आखिर ये चीज़ें रियल लाइफ में किस तरीके से एग्जिस्ट करती। कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन को बनाना हो तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये रिएक्शन रियल लाइफ में हमें करना है, सिर्फ इस पे रिप्रेजेंट नहीं करना। तो रियल लाइफ में इसका किस तरीके से एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो सोडियम है, मेटल है, आखिर ये मेटल किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो सोडियम, प्योर सोडियम ले रहे हैं तो प्योर सोडियम यानी कि Na होगा ये। अब वाटर तो जनरली H2O और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। Na सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है ना। ये एग्जिस्टेंस है रियल लाइफ में किस तरीके से। लेकिन कभी भी अगर ये कन्वर्जन गिवन हो कि आप इसका स्टेट मेंशन करिए तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो। ये क्या आप अपने हिसाब से एज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। रियलिटी में क्या है, ऐसा ये इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तब जाकर आप उसके स्टेट को बिना सोचे समझे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब पानी में सोडियम डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शंस होंगे, आग भी लग सकता है। अब जो बनेगा यहाँ पर वो बन जाता है NaOH। अब ये जो NaOH बना है वो एक्वस होता है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अल्कली यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस, और वाटर सॉल्युबल बेस है तो एक्वस लिखोगे ही, और साथ में हाइड्रोजन, फिर आ गया ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए अब आप H लिखोगे कि H2 लिखोगे। हाइड्रोजन तो हमेशा जो रियल लाइफ में वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर भी H2 ही होगा। एंड देन यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो आप अपना हीट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे और ये बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू नो फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे आप फिजिकल स्टेट को जान सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गिवन कंपाउंड और गिवन सॉल्यूशन इज एक्वस और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके को इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिंपल लॉजिक अप्लाई करना है। इफ़ द सॉल्यूशन इज मेड इन वाटर, ये गिवन होगा आपके पास कि क्या वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्यूशन अगर गिवन है क्या, उस पर आपको सोचना होगा, है ना। तो इस बेसिस पर आपको रियल लाइफ ऐसा एज्यूम करना है कि ये रिएक्शन रियल लाइफ में हो रही है। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वाटर अगर एक्वस हमने एज्यूम किया है या यहाँ पर है, तो क्या दूसरे कंडीशन में भी वाटर ही प्रेजेंट है क्या उस सॉल्यूशन में एज ए सॉल्वेंट, या फिर वो वाटर में कुछ और दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये गिवन होगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो वाटर में प्रिपेयर्ड है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा कंडीशन है कि आपको रिएक्टेंट में ही वाटर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये दो कंडीशन है, आइदर इट विल बी गिवन और यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर वाटर इज गिवन इन द रिएक्टेंट और नॉट। रिएक्टेंट में क्या ये गिवन है या नहीं है, ये चीज़ आपको सोचने होगी। तो इस बेसिस पर आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन किस में प्रिपेयर किया गया। कहीं पर सिर्फ दो कंपाउंड का नाम दे दिया, जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपको ये गिवन नहीं है, सिर्फ बोल दिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट। आप यहाँ पर खुद ही सोच लो, बेरियम क्लोराइड सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में होता है, और ये जो सोडियम सल्फेट है ये भी सॉलिड में। तो सॉलिड रिएक्ट थोड़ी करेंगे, पहले तो आप इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे। और 90% केस में जो सॉल्यूशंस हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, और जो वाटर में सॉल्यूबल हो गया यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। जितने भी आप आयनिक कंपाउंड देखते हो, बेरियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर मेटल नॉन मेटल है, सोडियम सल्फेट सोडियम मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड हो गया तो आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड 90-95% आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, है ना। तो वाटर में सॉल्यूबल है तो आप वहाँ पर अपने आप एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स दोज केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो वो बढ़ा दे या फिर वो कम कर सकते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को बोला जाता है कैटलिस्ट। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लेते हैं कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो, तो न्यूक्लियर रिएक्शन या जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर जो भी केमिकल्स होते हैं वो उसके अंदर चेन रिएक्शन होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से 3, 3 से 9, इस तरीके से लगातार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसके न्यूक्लियस का। तो इस कंडीशन में हमारा ये होता है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इतने एक्सपेंड ना हो जाए कि ब्लास्ट ही हो जाए। उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए पैलेडियम, है ना, पैलेडियम रॉड डाला जाता है ताकि वो रिएक्शन का रेट कम हो जाए। आप इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जैसे
जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल नाम के केमिकल का यूज होता है। तो एक्चुअल में वो जो क्लोरोफिल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। वो क्या होता है, वो एक साइट प्रोवाइड करता है जिस जगह पर अलग अलग केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, ठीक है, ये सभी चीज आकर और वो फॉर्म करते हैं ग्लूकोज का। तो एक्चुअल में वहां पर ये जो क्लोरोफिल है उसके एब्सेंस में रिएक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन वो क्लोरोफिल का भी कोई यूज नहीं होता रिएक्शन में, यानी कि क्लोरोफिल खुद ही किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता। तो क्लोरोफिल खुद कंज्यूम नहीं होता, बट दे प्रोवाइड साइट फॉर द रिएक्शन। उस जगह पर केमिकल रिएक्शन होता है, बट दे आर नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो यही होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले, भाग ले, बट दे आर नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। वो खुद कंज्यूम नहीं होते, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट। थैंक यू।